हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इस चैनल पर केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों से संबंधित वीडियो आती है। सर्विस रूल हो, हरियाणा सिविल सेवा रूल हो, पे एंड अलाउंस का हो, चाहे आपका पेंशन का हो, चाहे आप जनरल रूल हो, लीव हो, कोई भी हो, तो वो वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगी। काफी वीडियो आ चुकी है, नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको आपको आई बटन में इधर मिल जाएगी। जब ये वीडियो खत्म होगी तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर भी दिख जाएगी। इधर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, इधर भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। बाकी चैनल पर जाकर देख लो, बहुत सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ अलाउंस के बारे में। और कंडक्ट रूल की 4-5 वीडियो आ चुकी है, शायद छठी वीडियो, पता नहीं 5 वीडियो है, तो आप इसको देखो। और एक कर्मचारी हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए एक सरकारी कर्मचारी का आचरण कैसा होना चाहिए, क्या क्या बाउंडेशन है, क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि आपको अगर नहीं पता और आपने ऐसा कुछ कर दिया तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए इन वीडियो को जरूर देखें और अपने जो भी साथी कर्मचारी उनको भी शेयर करें और उनको कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वो भी इन वीडियो को देखें और अपने आप को इंप्रूव करो। आपको नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की। ठीक है, चलो बात करते हैं इसके बारे में। तो 13 रूल मैं करवा चुका हूं। ये रूल है जी हरियाणा सिविल सेवा सरकारी कर्मचारी आचरण 2016 का रूल नंबर 14। इसमें क्या है, क्या आप किसी कमेटी को या किसी भी अथॉरिटी को, प्राधिकारी को कोई साक्ष्य दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? क्या कहता है रूल? किसी भी कमेटी को देखो, पहला इसका सब रूल क्या कहता है कि उपनियम 3 का मतलब है ये वाले जो नीचे हैं। उपनियम 3 बताऊंगा कौन से हैं। इनके सिवाय कोई भी सरकारी कर्मचारी या सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी व्यक्ति को, समिति को या प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी भी जांच के संबंध में साक्ष्य नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल नीचे देखो, सरकार हो, संसद, राज्य विधानमंडल द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के सामने किसी जांच में दिया गया साक्ष्य या किसी न्यायिक जांच में दिया गया साक्ष्य या सरकार के अधीनस्थ प्राधिकारी को आदेश से किसी विभागीय जांच में दिया गया साक्ष्य, इनके अलावा कोई भी जांच है, कोई कमेटी है, आप उसको बिना सरकार की अनुमति के कोई भी साक्ष्य या कोई भी भाई एविडेंस नहीं दे सकते। आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि जी इस तरह से कमेटी है, कोई कोई भी जांच है, उसमें मैं ये साक्ष्य दे सकता हूं, नहीं दे सकता हूं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, उपनियम 1 मतलब जो ऊपर मैंने बताया भी, ये इसके अधीन कोई स्वीकृति दी गई, अगर आपको परमिशन दे दी सरकार ने, हाँ भाई ठीक है आप दे दो साक्ष्य, तो वहां ऐसा साक्ष्य देने वाला कोई भी सरकारी कर्मचारी या भारत सरकार, हरियाणा सरकार या अन्य राज्य सरकार की कोई भी आलोचना नहीं करेगा। अगर आप कोई साक्ष्य दे रहे हो, आपको परमिशन दे दी भाई आप साक्ष्य दे सकते हो, तो आप कोई भी ऐसी आलोचना नहीं कर सकते किसी भी सरकार की, हरियाणा की चाहे भारत की, अदर स्टेट की। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तीसरा, जो ऊपर दोनों नियम बताए गए हैं वो इन जांच में, ये जो जांच है इनमें लागू नहीं होगा। इनमें आप बिना परमिशन के जांच में सहयोग कर सकते हो। यानी कि कोई विभागीय जांच आ गई किसी के प्रति, अपने ही डिपार्टमेंट में आपसे गवाही मांगी गई है, भाई बताओ क्या ये ऐसे था या नहीं था, तो आप उसमें दे सकते हो। कोई न्यायिक जांच बना दी सरकार ने, कोई न्यायिक जांच बना दी, जैसे पीछे कोई आंदोलन होता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें कोई भी रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में कोई जांच बैठा दी सरकार ने, उसमें आप साक्ष्य दे सकते हो, परमिशन नहीं चाहिए। या सरकार, संसद या राज्य विधानमंडल ने कोई अधिकारी ऐसा नियुक्त कर दिया कि भाई इस चीज का कोई जांच करो, जैसे कि पीछे एक सरकार ने एक वो बनाया था आयोग, कौन था, यूपी का कोई रिटायर्ड डीजीपी था, और जो जाट आंदोलन जो हुआ था अपने हरियाणा में, उसकी जांच के लिए बनाया था, वो बनाया था सरकार ने। तो वो अगर जांच कर रहा है और कोई कर्मचारी से वो कुछ सबूत मांगता है या कोई कर्मचारी सबूत देना चाहता है, दे सकता है। तो यानी कि इनके ऊपर ये जांच साक्ष्य दे सकते हो बिना परमिशन के। चौथा पॉइंट, कोई भी सरकारी कर्मचारी उपनियम 3, ऊपर जो ये तीनों नियम है, इसमें निर्दिष्ट किसी भी साक्ष्य को देते हुए इसे साक्ष्य का प्रचार नहीं करेगा। मतलब साक्ष्य तो आप दे सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं उसका भाई जाकर के प्रचार करने लग जाओ, भाई मैंने तो ये गवाही दे दी, ये दे दी, नहीं, आप उसका प्रचार नहीं करोगे, आप अपने साक्ष्य दे दिया, शांति से बैठ जाओ। आगे देखो 15 नंबर रूल क्या कहता है। 15 नंबर पॉइंट आपको बड़ा काम आएगा, ये देखो। इसमें क्या लिखा है कि कोई भी कर्मचारी अपना कार्य बिल्कुल अच्छे से करेगा, सद्भावना पूर्वक करेगा। और जो आरटीआई एक्ट है, सूचना का अधिनियम 2005, उसमें अगर कोई भी जानकारी मांगी जाती है तो आप बिल्कुल सही और पूर्ण जो सूचना दोगे। आप, आपका कर्तव्य है, अगर आपने गलत सूचना दी तो आप इस रूल के अनुसार आप गलत हो और आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, शासकीय जानकारी की संसूचना। लेकिन अगला भी इसमें एक पैराग्राफ लिखा है, वो क्या कहता है कि परंतु कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी साधारण या विशेष आदेश के अनुसार या उसको सौंपे गए कर्तव्य का सद्भावना पूर्वक अनुपालन करने के सिवाय, यानी कि आप अपने
अनुपालन कर रहे हो या कोई आदेश है कहीं से, उसके अलावा किसी भी सरकारी दस्तावेज को या उसके किसी भी छोटे से भाग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति जिसको वह ऐसे दस्तावेज या सूचना संसूचित करने के लिए प्राधिकृत नहीं जानकारी नहीं देगा। मतलब क्या है कि कोई भी कर्मचारी, अगर कोई ऊपर से आदेश है, हायर अथॉरिटी का आदेश है, तो बात है दूसरी। अगर कोई आदेश नहीं है और उसका आरटीआई एक्ट से भी कोई लेना देना नहीं है, तो उसके अलावा कोई भी कर्मचारी किसी भी सरकारी दस्तावेज का छोटा सा भाग भी किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी को, किसी बाहरी व्यक्ति को, या जिसको वो सूचना देने के लिए एक तरीके से भाई अपॉइंटेड नहीं है उस चीज के लिए, वहां पे वो सूचना साझा नहीं करेगा उस चीज को। जैसे कई बार ये लेटर वगैरह वायरल कर देते हैं डिपार्टमेंट से, वो लेटर बाहर आ जाता है तो वो गलत होता है। 16 नंबर रूल क्या कहता है? चंदे। चंदे के बारे में, भाई चंदा ले सकते हो नहीं ले सकते। तो क्या कहता है रूल ये कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार या अपनी हायर अथॉरिटी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी उद्देश्य के लिए, चाहे जो भी हो, अनुसरण करते हुए नगद या किसी भी रूप से किसी प्रकार की निधि या अन्य संग्रहण के लिए न तो चंदा मांगेगा, न ही स्वीकार करेगा, न ही स्वयं को अन्यथा संयोजित करेगा। मतलब अगर कोई भी चंदा इकट्ठा कर रहा है, ना तो आप उसमें चंदा दोगे, रूल कह रहा है, होता क्या है रियल में आपको पता है, ना तो आप उसमें चंदा दोगे बिना सरकार की अनुमति के, ना आप चंदा किसी के लिए मांगोगे, ना ही आप किसी को कहोगे। ठीक है, सरकार की अनुमति के बिना आप नहीं कर सकते, लेकिन रियल आप सभी को पता है। दूसरा 17 नंबर पॉइंट, क्या आप उपहार ले सकते हो? उपहार इन नियमों में या नियम यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय कोई भी सरकारी कर्मचारी न तो कोई समूह उपहार स्वीकार करेगा, न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को या उसकी ओर से काम कर रहे किसी अन्य व्यक्ति को उपहार स्वीकार करने की अनुमति देगा। उपहार का मतलब क्या है? उपहार का मतलब क्या है वो समझो। उपहार में क्या क्या चीजें आएंगी? उपहार का मतलब है ये वाला। क्या? उपहार शब्द में निःशुल्क परिवहन, आवास, भोजन व्यवस्था या अन्य सेवा या कोई अन्य आर्थिक लाभ शामिल है। मतलब फ्री की परिवहन सेवा नहीं कर सकते, फ्री में किसी का आवास नहीं ले सकते, ना फ्री में किसी का खाना खा सकते हो, और ना कोई ऐसी अन्य सेवा जिसमें कोई आर्थिक यानी कि जो पैसे की चीज है वो, जिसकी व्यवस्था किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हो जो उसके किसी ऐसे निकट संबंधी या निजी मित्र से भिन्न है जिसका सरकारी कर्मचारी के साथ कोई सरकारी लेन देन नहीं है। मतलब ये चीजें किससे नहीं लेनी आपको? ये चीजें उस बंदे से नहीं लेनी जो व्यक्ति यानी कि ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हो ये सब चीजें। अगर कोई आपके लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था करता है तो वो व्यक्ति कौन होना चाहिए? जो उसके किसी ऐसे निकट संबंधी या निजी मित्र से भिन्न है जिसका सरकारी कर्मचारी के साथ कोई सरकारी लेन देन नहीं है। ठीक है, अगर कोई सरकारी लेन देन नहीं है तो आप ऐसे व्यक्ति से ये सब चीजें नहीं ले सकते। जो ऊपर बताए उपहार का मतलब ये है। अच्छा, आगे टिप्पणी 1 क्या है? आकस्मिक भोज या अन्य सामाजिक अतिथि सत्कार को उपहार में शामिल नहीं किया जाएगा, शामिल समझा नहीं जाएगा। मतलब एकदम से कोई भोजन आपने किसी के लिए शुरू भाई अरेंजमेंट कर दिया, या कोई सामाजिक अतिथि सत्कार है, जैसे आप किसी घर में मेहमान के तौर पे जाते हो, शादी ब्याह में जाते हो, तो वो एक ये नहीं कि भाई आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आप किसी के घर में क्यों खाना खा के आए किसी की शादी ब्याह में। सामाजिक अतिथि सत्कार इससे अलग रहेगा। टिप्पणी नंबर 2 क्या कहती है? कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका उसके साथ सरकारी तौर पर लेन देन हो, सरकारी के विभाग के तौर पर लेन देन हो, या औद्योगिक या वाणिज्यिक फर्मों या संगठनों इत्यादि द्वारा किए जाने वाले अत्यधिक अतिथि सत्कार या बार बार दिए जाने वाले अतिथि सत्कार को स्वीकार करने से बचेगा। मतलब ये जो मैंने बताई है, कोई कंपनी हो, कोई वाणिज्यिक फर्म हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, या कोई कुछ भी हो जिसका सरकारी तौर पे लेन देन आपसे होता है, तो वहां पे आप बार बार उपहार लेने से बचोगे। एक आध बार तो चल जाएगा, लेकिन बार बार आप अतिथि सत्कार को स्वीकार नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि बार बार आप जाओ और वहां पे अच्छे से अपनी पार्टी वार्टी करके आओ किसी कंपनी से जिससे आपके विभाग से कोई सरकारी लेन देन होता हो। उसका मतलब है कि आप उसको गैर नाजायज फायदा उसको पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हो। तो बार बार आप इस तरह की चीजें नहीं करोगे। दूसरा, अब देखो विवाह के बारे में। विवाह विवाह हो, वर्षगांठ हो, या अंत्येष्टि हो, या धार्मिक समारोह हो, जैसे अवसरों पर जहां उपहार देना प्रचलित
धार्मिक या सामाजिक प्रथा के अनुरूप है। यानी कि ऐसा कोई समारोह है, विवाह वर्षगांठ, जहाँ पे भाई ये जो अपने मान तान वगैरह जो होता है कि भाई 100 रुपए उसके दे दो, 200 रुपए उसके दे दो, ऐसी कोई चीजें, धार्मिक चीजें, तो जहां पर एक प्रथा हो, वहां पर क्या होगा, सरकारी कर्मचारी अपने निकट संबंधियों से या उससे सरकारी व्यवहार न रखने वालों से, वैयक्तिक मित्रों से ही उपहार स्वीकार कर सकता है। तो वहां पर आपको केवल उपहार अगर लेना है तो ऐसे बंदों से लोगे जिससे सरकारी कर्मचारी का जो सरकारी व्यवहार होता है, यानी कि सरकारी कोई लेन देन है, ऐसा कोई बंदा है तो उससे तो लेना नहीं है। लेकिन जहां पे सरकारी व्यवहार नहीं है, सरकारी लेन देन नहीं है जिस बंदे से, वहां पर उपहार ले सकते हो। किंतु यदि ऐसे उपहार का मूल्य निम्नलिखित से अधिक हो तो सरकार को इसकी सूचना देगा। यानी कि आपने उपहार तो ले लिया, चलो मान लो वो सरकारी व्यवहार से संबंधित नहीं था और आपने उपहार ले लिया, तो उसकी सूचना क्यों देनी पड़ेगी? अगर उसका मूल्य ज्यादा है तो। देखो अब कोई भी ए ग्रुप का कर्मचारी है, ए ग्रुप, ग्रुप ए का, तो 7,000 रुपए तक का उपहार ले सकता है वो भी किससे? जिससे सरकारी लेन देन ना हो। क्योंकि सरकारी लेन देन जिस बंदे से रहता है तो वहां पे एक करप्शन टाइप का, यानी कि उसको नाजायज फायदा पहुंचाने का एक आरोप लग सकता है, इसलिए ये मनाही है। ग्रुप बी 4,000 रुपए तक का ले सकता है, ग्रुप सी 2,000 रुपए तक का, और ग्रुप डी 1,000 रुपए तक का। अगर इससे ज्यादा का उपहार आपको कोई दे रहा है तो रूल कहता है कि आपको सरकार को इसकी सूचना देनी पड़ेगी। रूल कहता है, ठीक है, आपको देनी पड़ेगी। अब रियल में क्या आता है वो आप सभी को पता है, कौन देता है कौन नहीं देता, लेकिन रूल कहता है कि आपको सूचना देनी चाहिए। ये रूल और बता देते हैं, दहेज के बारे में बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में। अच्छा, किसी अन्य मामले में सरकारी कर्मचारी सरकारी स्वीकृति बिना कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा। इन जो ऊपर दो मामले बताए, इनके अलावा भी कोई अगर ऐसा मामला है तो वहां पर आपको पहले सरकार की परमिशन चाहिए। कैसे? अगर उस मूल्य का, यानी कि उसका मूल्य कितना होना चाहिए, ग्रुप ए के लिए 1500, ए बी के लिए 1500 रुपए तक का, और ग्रुप डी के लिए 500 रुपए तक का। अगर इससे ज्यादा का उपहार है, और ऊपर वाली जो दो रूल मैंने बताए हैं, ये दोनों रूल फेल होते हैं वहां पे, उसके अलावा कोई कंडीशन है तो इतने रुपए से ज्यादा का उपहार है तो सरकार से परमिशन लो पहले, तब ये रूल कहता है 3। अब क्या कह रहा है, ऊपर जो रूल 2 और 3 में बताई गई कंडीशन है, दी गई बात किसी बात के होते हुए भी, अगर उनमें से दोनों बातें हैं तो भी सरकारी कर्मचारी भारतीय शिष्टमंडल या अन्य का सदस्य होने पर विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्ति से उपहार प्राप्त करता है, रख सकता है। यदि एक अवसर पर प्राप्त किए गए उपहार का बाजार मूल्य 1,000 से अधिक नहीं है, सभी अन्य मामलों में ऐसे उपहार स्वीकारना रखना सरकार के संबंध समझ रहे हैं। यानी कि जो ऊपर दोनों बातें बताई गई हैं, इनमें अगर कोई ऐसी बात है जो भाई शिष्टाचार की तरह से, या कोई विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई आपका विदेश में कोई आपको ऐसा उपहार देता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कर्मचारी हो और कनाडा की सरकार आपको कोई उपहार देती है, ठीक है, तो आप उसको ले सकते हो, लेकिन उसका बाजार मूल्य 1,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर उससे ज्यादा है तो आपको उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। ये कहता है रूल नंबर 4। अब है अगला रूल दहेज का बारे में, कि सरकारी कर्मचारी दहेज के बारे में क्या कहता है। तो ये करेंगे अगली वीडियो में बात, कि दहेज के बारे में सरकारी रूल क्या कहता है। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। और अब जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, इससे पहले जो वीडियो चैनल पे बनी हुई है देख लेना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल ये रहने वाली है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने साथी कर्मचारियों को चैनल को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।